डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजीज, एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटेजीज कहाँ कहाँ बनाती है। बट सर इस बात को तो हम बहुत जगह पढ़ चुके हैं। हाँ डियर, आपने चैप्टर नंबर 1 में भी ये बात पढ़ी थी कि हम स्ट्रेटजीज कहाँ कहाँ बनाते हैं। और आपको पता है डियर कि आप चैप्टर नंबर 1 में आपने क्या पढ़ा था, आपने कहा था कि आप टॉप लेवल पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। फिर आप डियर फ्रेंड्स बिजनेस लेवल पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम क्या नाम देते हैं डियर फ्रेंड्स, डिविजनल लेवल स्ट्रेटेजी। और तीसरा आप कहाँ स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फंक्शनल लेवल पे, जैसे प्रोडक्शन मार्केटिंग वगैरह, जिसको आप क्या नाम देते हैं, ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी। सर यही बात तो आपने चैप्टर नंबर 1 में भी हमें पढ़ाई थी। हाँ डियर, यही बात हम आपके साथ फिर करने वाले हैं। बट मुझे बताएंगे, हमने आपके साथ थोड़ी देर पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किया था जिसका नाम था डियर फ्रेंड्स ग्लोबलाइजेशन। तो मेरा आप सारे के सारे बच्चों से छोटा सा सवाल है, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन आज रन करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन जहां से मीन्स ओरिजिनेट हुई थी, सिर्फ वहीं पे वो ऑर्गेनाइजेशन डियर काम कर सकती है या फिर पूरे वर्ल्ड में काम कर सकती है डियर, पूरे ग्लोब में काम कर सकती है। सर जी आज हम पूरे ग्लोब में काम कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पूरे वर्ल्ड में लेकर जाना चाहते हैं तो आपको इन स्ट्रेटेजीज के अलावा एक और स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है जो क्या कहलाती है, ग्लोबल स्ट्रेटेजी। सर एक बात बताएं, ग्लोबल स्ट्रेटेजी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं? ग्लोबल स्ट्रेटेजी से डियर वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं जो कि इस चीज की एक्सपेक्टेशन रखती हैं या फिर जो चाहती हैं कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बाकी एरियाज में भी लेकर जाए, देशों में लेकर जाए। तो सर अगर हम ऐसी और अगर हम मान लीजिए किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो क्या हमें फिर ग्लोबल स्ट्रेटेजी बनाने की रिक्वायरमेंट है? नहीं डियर, अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसी मतलब देश में अगर काम करना चाहते हैं तो आपका जो काम है डियर ये इन 3 स्ट्रेटेजी से चल जाएगा, टॉप लेवल या फिर कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फाइनली फंक्शनल लेवल। तो डियर 1-2 मिनट लगेगा, जल्दी से इसे पढ़ लें। डिफरेंट लेवल स्ट्रेटजीज, मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स डेवलप एंड इंप्लीमेंट स्ट्रेटजीज दैट कॉन्सोलिडेटेड इनटू वन मेजर कंपनी वाइड स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन ओवरऑल मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। अब डियर फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी कैसे बनती है, इसके लिए आपने मतलब देखा था हमारे साथ। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन का विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। तो हम इसकी बात फिलहाल यहाँ पे नहीं कर रहे, ये सारी बातें हमने आपके साथ ऑलरेडी देखी हुई है। तो थोड़ा सा मेरे साथ साथ जल्दी से पढ़ लेंगे। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज विच आंसर्स द फॉलोइंग प्राइमरी क्वेश्चन, व्हाट बिजनेसेस शुड बी इन टू मैक्सिमाइज द लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें कौन से बिजनेसेस करने हैं जिससे कि हम अपने लॉन्ग टर्म के प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकें। और दूसरा, how should we enter and increase our presence in those businesses to gain a competitive advantage। तो डियर ये बातें हमने आपके साथ ऑलरेडी की हुई हैं, बट स्टिल हम आपको 1 मिनट हम आपका लगाना चाहते हैं। मेरी बात पर डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। मुकेश अंबानी जी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं, मुकेश अंबानी, मिस्टर मुकेश अंबानी, उन्होंने सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये कहा था कि हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो हमें कहाँ जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स, टेलीकॉम सेक्टर में। मीन्स हमें जियो जैसी कोई सर्विस शुरू करनी चाहिए। मुझे बताएंगे मुकेश अंबानी हमारे किस लेवल के मैनेजर हैं? सर जी कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। मीन्स हमें किस बिजनेस में जाना है ये बात किसने बताई थी? मुकेश अंबानी जी ने। और अगर आप एक नए बिजनेस में जाना चाहते हैं तो डियर उसके लिए ओवरऑल स्ट्रेटेजी कौन बताएंगे? मुकेश अंबानी जी। पर जब आप रिलायंस जियो का बिजनेस जब आपने शुरू कर लिया तो इस बिजनेस को फिर आगे कैसे लेके जाना है? अब रिलायंस जियो को एयरटेल से कैसे कंपीट करना है, वोडाफोन आइडिया से कैसे कंपीट करना है, क्या ये बातें भी अब मुकेश अंबानी जी बताएंगे? नहीं सर, ये बातें कौन बताएंगे? हमारे बिजनेस लेवल मैनेजर। और वो कौन होंगे? रिलायंस जियो के मैनेजर। Are you guys getting? तो हमने आपके साथ डियर फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 5 में देखना है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, जहां पे हम देखते हैं कि जो हमारे डियर फ्रेंड्स बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज होती हैं उनको हम एक और नाम देते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज। और डियर हम इसको ऐसा नाम क्यों देते हैं ये आपको बहुत ज्यादा मतलब डिटेल में समझ में आएगा चैप्टर नंबर 5 में। और डियर हमारी 3 मेजर बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज होती हैं, क्या क्या? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। और फोकस भी डियर 2 तरीके से होता है, बट ये सारी की सारी बातें हम आपके साथ कहां पे देखेंगे? चैप्टर नंबर 5 में। तो आप कृपया वहां तक अभी होल्ड करें। तो मेरे साथ साथ देख लेंगे बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज विच एनकम्पासेस द बिजनेस ओवरऑल कॉम्पिटिटिव अप्रोच। मींस एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से हमें उस पर्टिकुलर बिजनेस में आगे लेकर जाना है, अपने कॉम्पिटिटर्स को डील करते हुए और अपने कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए हमें कैसे आगे जाना है, ये बात हमें कौन बताता है? बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। The way it positions itself in the market to gain a competitive advantage। डियर आपको पता है competitive advantage क्या होता है? And the different market positioning strategies that can be used in different means industries like cost leadership, differentiation, focus।
ध्यान दीजिएगा डियर, हो सकता है कि आपको ये बातें भी इतने अच्छे से समझ में नहीं आए। मैं आपसे मतलब रिकमेंड करूंगा कि आप चैप्टर नंबर 5 को पहले आप अच्छे से कर लें, तो आपको ये बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ओके, जैसे हमने रिलायंस जियो की स्ट्रेटेजी बना दी, मीन्स हमने क्या बना दी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, ठीक बात है। अब हमें डियर जियो के लिए क्या बनानी पड़ेगी, सर जियो के लिए ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी बनाओ, इसके लिए R&D स्ट्रेटेजी बनाओ, फाइनेंस वगैरह स्ट्रेटेजी बनाओ, वगैरह वगैरह। तो ये बातें कौन हम कहाँ पे देखेंगे, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज में। या तो थोड़ा सा मेरे साथ साथ देख लें, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज डायरेक्टेड एट इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस विद इन अ कंपनीज ऑपरेशन, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा। और डियर हम फंक्शनल स्ट्रेटेजीज को एक और नाम देते हैं ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी। और मैं आपके साथ ये सारी की सारी बातें डिटेल में देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में। और मेरा बच्चों से छोटा सा सवाल, जिसके लिए हमने मेन अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा मतलब ध्यान देना है। रिलायंस जियो इंडिया में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो क्या हमें सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जियो को इंडिया में रखकर ही खुश हो जाना चाहिए? हमें रिलायंस जियो के बिजनेस को ग्लोबली लेकर जाना चाहिए। सर आपको रिलायंस जियो के बिजनेस को ग्लोबली लेकर जाना चाहिए। और डियर आज आप अपना बिजनेस ग्लोबली लेकर क्यों जा पा रहे हैं? क्योंकि दुनिया में क्या आ गया, ग्लोबलाइजेशन। इसलिए डियर रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या बनानी चाहिए, अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजी। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपनी क्या बनानी चाहिए, ग्लोबल स्ट्रेटेजी। कि चले हम भारत देश में तो हमने अपना बिजनेस अच्छा खासा फैला लिया, बट क्या सिर्फ और सिर्फ भारत देश में ही बिजनेस को करके हमें खुश हो जाना चाहिए, या हमें वर्ल्ड ओवर अपना ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना चाहिए? सर जी बट ऑब्वियस सी बात है, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है, ग्लोबल स्ट्रेटेजी। तो मेरे साथ साथ देख लें, global strategy addressing how to expand operations outside the home country to grow and prosper in a world and operate at a global level। तो डियर फ्रेंड्स मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, हमारी स्ट्रेटजीज 3 ही लेवल्स पे बनती हैं। कहां कहां, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। चूंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पूरे वर्ल्ड में लेकर जाएं, तो हमें एक एडिशनल स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। इसका नाम क्या होता है, ग्लोबल स्ट्रेटजी। तो मेरा बच्चों से छोटा सा सवाल है, ए लिमिटेड ग्लोबल लेवल पे काम नहीं करना चाहती, तो क्या उसे कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनानी? नहीं सर, भले आप ग्लोबल लेवल पे काम ना करें, आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश में तो काम करना है ना। तो अगर आपको उसी देश में काम करना है, तो आपको मिनिमम तो डियर 3 स्ट्रेटेजीज तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनानी पड़ेंगी। फिर से मैं बोलता हूं, मिनिमम 3 स्ट्रेटेजीज तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनानी पड़ेंगी। और वो 3 स्ट्रेटेजीज क्या क्या है? पहली स्ट्रेटेजी कौन सी होगी सर जी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। दूसरी स्ट्रेटेजी कौन सी होगी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। और डियर हमें लास्ट में क्या बनानी पड़ेगी, अपनी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। मींस दीज आर द 3 मिनिमम बेसिक स्ट्रेटेजीज व्हिच ऑल द कॉर्पोरेशंस हैव टू बी प्रिपेयर्ड वेदर दे वांट टू वर्क इन द ग्लोबल लेवल और नॉट। और हाँ, अगर आप ग्लोबल लेवल पे काम करना चाहते हैं डियर, तो आपको उस तरीके की एक फोकस स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, जिसका नाम क्या होता है, ग्लोबल स्ट्रेटेजी। आई होप किसी को बात समझ आई। तो डियर हमारा जो एडिशनल रीडिंग का जो था वो भी फिनिश हो गया चैप्टर नंबर 2 का। एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज कैन बी ग्रुप्ड इन या फिर क्लासिफाइड इनटू इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज या और एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज। तो जल्दी से मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। तो डियर ये सारी बातें आपको पता है, बट क्यों पैटर्न है, इसलिए डियर हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। जल्दी से नोट करेंगे इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज। और मुझे पता है ना डियर, आपके हिसाब से इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज क्या क्या होंगी? अगर मैं जिस मीन्स मार्केट में काम करता हूं, अगर मैं डियर फ्रेंड्स उसी मतलब मार्केट में अधिक मीन्स क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स क्या करता हूं, सेल, तो आप इसे क्या नाम देते थे, मार्केट पेनिट्रेशन। तो ये क्या होना चाहिए डियर, हमारी इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी। जल्दी से मेरे साथ साथ लिखेंगे इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज। और आपको पता है इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज हमारी 2 तरीके से हो सकती हैं। पहला, एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन। और दूसरा, एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। मुझे बताया ना, मैंने ग्रोथ के लिए किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लिया, तो मैं इसे क्या नाम दूं, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी या फिर एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। सर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने अलायंस किया है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की है, तो इसे क्या नाम दोगे, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ठीक बात है।
दूसरा लिखेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। मुझे किसी और ऑर्गेनाइजेशन का के साथ मीन्स एक्विजिशन, अगर मैं मतलब चाहता हूं किसी और ऑर्गेनाइजेशन का एक्विजिशन करना, तो डियर ये क्या होगा सर जी? बट ऑब्वियस सी बात है एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज, लिखेंगे एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। और दूसरा होगा डियर एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस। ज्यादा आपका टाइम नहीं लगाएंगे, मुझे एक एक करके बताएंगे। एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन कितने तरीके से हो सकता था सर? इंटेंसिफिकेशन हम 3 तरीके से कर सकते थे। क्या क्या? बिल्कुल सही, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन, बिल्कुल सही, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सर हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वही तो डियर दिक्कत है कि आप कुछ बोलते ही तो नहीं। और तीसरा मार्केट डेवलपमेंट। और डियर फ्रेंड्स डाइवर्सिफिकेशन हम कितने तरीके से कर सकते थे? 4 तरीके से। वर्टिकली इंटीग्रेटेड, वर्टिकली इंटीग्रेटेड, हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड, बिल्कुल से इसके बाद डिफरेंस कंसेंट्रिक, और फाइनली कॉन्ग्लोमरेटिक, और फाइनली कॉन्ग्लोमरेटिक। एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशन, किसी को याद है मर्जर्स एंड एक्विजिशन कितने तरीके से हो सकते थे सर? 4 तरीके से। जिस तरीके से आप क्या करते हैं डाइवर्सिफिकेशन, तो यहां पे हम क्या क्या कर सकते थे? हॉरिजॉन्टल हमारा हो सकता था। हाँ डियर यहां पे ध्यान दीजिएगा, कोजेनरिक एमएनए, कोजेनरिक, और फाइनली कॉन्ग्लोमरेट। तो डियर ये हमारा एडिशनल रीडिंग था यहाँ पे, तो हमने आपके साथ देख लिया, तो मेरे साथ साथ जल्दी से देख लें। एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज कैन बी ग्रुप्ड या फिर क्लासिफाइड इनटू इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज एंड एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज हमारे लिए क्या क्या हो जाएंगे? एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन, जो कि 3 तरीके के होते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और फाइनली मार्केट डेवलपमेंट। और एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, जो कि हमारे 4 तरीके के होते हैं, वर्टिकली इंटीग्रेटेड, हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड, मींस कॉन्सेंट्रिक, और फाइनली डिफरेंस कॉन्ग्लोमरेटिक डाइवर्सिफिकेशन। एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज हमारे लिए डियर फ्रेंड्स 2 मेजर मतलब टाइप की होती हैं। क्या कि एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जो कि 4 तरीके के हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनरिक, और फाइनली कॉन्ग्लोमरेटिक। और फाइनली डियर एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस, जहां पे हम डियर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या करते हैं। मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस या फिर कंसर्न्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें जाने से पहले डियर मैं एक छोटी सी बात आपके साथ करना चाहता हूं। देखेंगे हम आपके साथ डियर फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 एंड 8, क्योंकि हम आपके साथ कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? 6। जब आपके साथ डियर फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 7 एंड 8 देखेंगे, वहां पे हमारा जो फोकस होगा वो होगा स्ट्रेटेजी के इंप्लीमेंटेशन में। कहां पे होगा? स्ट्रेटेजी के इंप्लीमेंटेशन में। प्लीज ध्यान दीजिएगा, हमने आपके साथ चैप्टर नंबर 1 देखा था, जहां पे हमने आपके साथ देखा था बेसिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एग्री करते हैं। और हमने आपके साथ डियर चैप्टर नंबर 4, 5 और इवन 6 में भी क्या देखा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मींस स्ट्रेटेजी का फॉर्मुलेशन। एक तरीके से 4 में हमने क्या देखा था? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज, 5 में क्या देखा था? बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज, और 6 में हमने क्या देखा था? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज। बट सर जी सवाल ये बनता है यहाँ पे कि क्या सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी का फॉर्मुलेशन कर देना भर ही काफी है, या स्ट्रेटेजी के फॉर्मुलेशन के बाद हमें उसका इंप्लीमेंटेशन कराना पड़ेगा? मुझे पता है ना डियर, आपको रिजल्ट कब मिलेगा? जब आपने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करके छोड़ दी, या जब आप उस स्ट्रेटेजी का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करेंगे? सर रिजल्ट हमें तभी मिलेगा जब हम उस स्ट्रेटेजी का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करेंगे। और डियर इंप्लीमेंटेशन की सारी बातें आपको कहाँ पे मेंशन है? चैप्टर नंबर 7 एंड 8 में।
डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। ऐसी ये सारी की सारी बातें डियर हम आपके साथ चैप्टर नंबर 7 एंड 8 में मतलब करने वाले हैं, बट स्टिल मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर देना इज नॉट अ बिग थिंग। सबसे ज्यादा एफर्ट और सबसे ज्यादा रिसोर्सेस कहां पे लगते हैं? उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने में। तो डियर, अगर आपने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर दी, अगर डियर आपने दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर दी, बट अगर आप उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, मेरा आप सारे फ्यूचर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट से सवाल, क्या हमें कोई उसका रिजल्ट मिलेगा? सर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। वी विल नॉट गेट अ सिंगल रिजल्ट। आई यू गाइस गेटिंग? तो जब भी डियर मैं स्ट्रेटेजी के इंप्लीमेंटेशन की बात करता हूं, इंप्लीमेंटेशन की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर फॉल करती है? ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। और आपको पता है डियर, ह्यूमन रिसोर्स 3 लेवल्स पे होते हैं। कहां कहां? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। चलें, अगर मैं कॉर्पोरेट लेवल को हटा भी दूं, सर कॉर्पोरेट लेवल को क्यों हटा दोगे? क्योंकि डियर कॉर्पोरेट लेवल वो लेवल होता है जहां स्ट्रेटेजी बनाई गई होती है। तो इसलिए कॉर्पोरेट लेवल तो अपने आप को स्ट्रेटेजी के इंप्लीमेंटेशन में शामिल रखेगा ही रखेगा। सवाल कहां पे आता है? हमारे बिजनेस लेवल का और फंक्शनल लेवल के इंप्लॉइज का और मैनेजर्स का, जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में शामिल नहीं थे। प्लीज 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 मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि जो लोग इस स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन के प्रोसेस में एक्टिवली इंगेज थे, वो तो सर जी इंप्लीमेंटेशन में सहयोग करेंगे। दे आर गोइंग टू कॉर्पोरेट विद अस इन द इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस। बट व्हाट अबाउट दोज एम्प्लॉइज, दोज मैनेजर्स हु वर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन फेज? देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दोज एम्प्लॉइज एंड दोज मैनेजर्स माइट नॉट कॉर्पोरेट विद अस इन अ मैनर विच इज नीडेड फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी। आई होप किसी को बात समझ आई। तो सिंपल सी बात ये है डियर, तो सर एक काम करो ना, फिर सारे ही लोगों को स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में शामिल कर लो। डियर हम चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने 100% वर्कफोर्स को स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में लेके चले जाएं। आर यू गाइस गेटिंग? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 2 लाख इंप्लॉइज हैं, तो क्या मैं 2 लाख लोगों को स्ट्रेटेजी के फॉर्मुलेशन में ले आऊं? तब तो सर जी फिर बन गई ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी। किसी को बात समझ आ रही है? सिंपली क्या कहना चाहते हो? सिंपली डियर हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक मेरा ह्यूमन रिसोर्स हमें एक्टिवली सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक हम स्ट्रेटेजी का इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। और अगर ह्यूमन रिसोर्स हमें एक्टिवली किसी भी वजह से सपोर्ट नहीं करता, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस इन द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी। और हमारी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्सरसाइज फेल हो जाएगी। आर यू गाइस गेटिंग? तो बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे डियर। मेजर strategic decisions concerns related to human resource management, because when you are going to implement your strategy, the biggest support the organization needs is from its human resource। और human resource आपको पता है डियर, आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, आपका मैनेजर भी हो सकता है। ठीक बात है, देखेंगे मेरे साथ साथ। A well-designed strategic management system can fail if insufficient attention is given to the human resource dimension। ये बात हमने आपके साथ ऑलरेडी देखी हुई है। Human resource problems that arises when a business implements strategy can usually be tracked into one of the following 3 causes। मतलब ये हुआ कि जब मैं स्ट्रेटेजी का इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूं, तो मुझे क्यों और किस वजह से ह्यूमन रिसोर्स की परेशानी आ सकती है। तो डियर बहुत सारे स्टडीज के बाद, रिसर्च के बाद ये सामने आया कि इन 3 में से कोई एक रीजन होता है जहां पे ह्यूमन रिसोर्स हमें जिस तरीके से हमें रिक्वायरमेंट होती है कि ह्यूमन रिसोर्स हमें सपोर्ट करेगा, ह्यूमन रिसोर्स हमें वैसे सपोर्ट नहीं करता एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी। तो सर वो 3 क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, डिसरप्शन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। सर व्हाट यू मीन बाय पॉलिटिकल स्ट्रक्चर? क्या देश की राजनीति की बात हो रही है? नहीं डियर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। सर मतलब डियर जब स्ट्रेटेजी आपने फॉर्मुलेट की तब तो कोई इशू नहीं था। रियल एक्शन कहां शुरू होता है? स्ट्रेटेजी के इंप्लीमेंटेशन में। और क्या होता है कि डियर जब आप स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए लेकर आते हैं, तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, जब आप स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने को लेकर आते हैं तो कुछ नई पोजीशंस क्रिएट हो सकती हैं, कुछ एग्जिस्टिंग मतलब पोजीशंस के राइट्स कम हो सकते हैं, कुछ एग्जिस्टिंग पोजीशन के राइट्स बढ़ सकते हैं। सर समझ नहीं आया क्या बोल दिया आपने? प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मुकेश अंबानी जी आए, एजीएम में अनाउंस करके चले गए कि हम रिलायंस जियो लेकर आएंगे। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट हो गई। सवाल कब, इशू कब आता है? इंप्लीमेंटेशन में। मींस जब रिलायंस जियो जो है वो रिलायंस ग्रुप के का पार्ट बनेगा, जब रिलायंस जियो रिलायंस ग्रुप के साथ इंटीग्रेट होगा, तो क्या हो सकता है? कुछ
नई मैनेजरियल पोजीशंस एमर्ज हो सकती हैं रिलायंस जियो की नीड्स को कैटर करते हुए। एग्री करते हैं? कुछ एग्जिस्टिंग मैनेजरियल पोजीशंस एलिमिनेट हो सकती हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सर ऐसा क्यों हो सकता है डियर? आपने कुछ एग्जिस्टिंग पोजीशंस रिलायंस जियो के साथ मर्ज कर दी, इसलिए आपको इन पोजीशंस की सेपरेट रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ एग्जिस्टिंग पोजीशंस की राइट्स अथॉरिटीज बढ़ सकती हैं, कुछ की कम हो सकती हैं। तो सर इसका इंपैक्ट ये होगा डियर कि जब आप स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसकी वजह से इंप्लॉइज और मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कर सकते हैं। और वो उस तरीके से हो सकता है कि आपको कॉर्पोरेट ना करें जिस तरीके से आपको उनकी कॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट है फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रेटेजी। आई होप किसी को बात समझ आई। मेरे साथ जल्दी से देखेंगे। Strategy implementation poses a threat to many managers and employees in an organization, क्योंकि डियर स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन के दौरान आपको समझ में आएगा कि आपको क्या कुछ नई पोजीशंस वगैरह क्रिएट करनी है। कुछ एग्जिस्टिंग पोजीशंस को आपको हो सकता है कि विड्रॉ करना पड़े, कर्टेल करना पड़े उनके राइट्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी। New powers and status relationship are anticipated and realized. New formal and informal group values, beliefs and priorities may be largely unknown. क्योंकि डियर जो नई पोजीशंस वगैरह आएंगी उनकी क्या वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, प्रायोरिटीज हैं, वो फिलहाल हमें नहीं पता। Managers and employees may become engaged in resistance behavior as their jobs and powers in the organization changes. क्योंकि जब आप स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह आएंगी, तो हो सकता है कि जो हमारे मैनेजर्स हैं वो उस तरीके से उस वाले मतलब चेंज को एक्सेप्ट ना करें। हमारी मतलब इंप्लॉइज हैं वो हो सकता है कि डियर उस चेंज को उस तरीके से एक्सेप्ट ना करें। इसका इंपैक्ट क्या होगा डियर फ्रेंड्स? डिसरप्शन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। Strategic execution must be anticipated and considered during strategy formulation and managed during strategy. डियर इसका मतलब ये हुआ जब आप स्ट्रेटेजी का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं तो ही आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपने जो स्ट्रेटेजी बना दी, जब आप इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो इसके इंप्लीमेंटेशन के दौरान ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे और आप अकॉर्डिंगली इसी फॉर्मुलेशन के स्टेज से ही उन मतलब चेंजेस के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दें, ताकि जब स्ट्रेटेजी के इंप्लीमेंटेशन का टाइम आएगा तो परेशानी ना हो। आर यू गाइस गेटिंग? ये कहलाता है इट इज कॉल्ड द डिसरप्शन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। दूसरा, failure to match individuals aptitude with implementation task. This is again very dear friends, please मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। लेट्स से आप ऑर्गेनाइजेशन के, मान लीजिए कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीए बन के गए। आपका काम है रिलायंस इंडस्ट्रीज के जीएसटी मैटर्स को देखना। और डियर जब स्ट्रेटेजी का इंप्लीमेंटेशन हो रहा होगा तो हो सकता है कि आपको जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन देखना था वो आपको सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के एफएमसीजी बिजनेस का ही देखना था। बट हो सकता है कि रिलायंस में जब स्ट्रेटेजी का इंप्लीमेंटेशन हो रहा था, चूंकि बहुत सारे नए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट हुए, कुछ मतलब रोल्स एंड मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हटा दिया गया, तो हो सकता है कि आपको ये भी बोला जाए कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन सर जी अभी आप हमारे एफएमसीजी का तो देख ही रहे हैं, आपको साथ में हमारे हो सकता है कि रिटेल बिजनेस का भी जो है आपको जीएसटी मैनेज करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि आप इस चीज को अप्रिशिएट करें, हो सकता है आप इस चीज को अप्रिशिएट ना करें। मीन्स ये हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर आप इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते, आप बोलेंगे कि नहीं सर हम तो एफएमसीजी के ही जीएसटी को मैनेज करने के लिए आए थे, व्हाई शुड वी मैनेज द रिटेल जीएसटी ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या होगा, फेलियर टू मैच इंडिविजुअल्स एप्टीट्यूड विद इंप्लीमेंटेशन टास्क। तो अगर आपने लेट्स से कि रिटेल की जीएसटी को मैनेज करने से मना कर दिया, अगर आप उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ, फेलियर टू मैच इंडिविजुअल्स एप्टीट्यूड विद इंप्लीमेंटेशन टास्क। तो मेरे साथ साथ देख लें, कंसर्न इन मैचिंग मैनेजर्स विद a concern in matching managers with strategies that jobs have specific and relatively static responsibility। मतलब ये हुआ कि जब आप उस रिलायंस इंडस्ट्रीज में सीए एज अ सीए गए थे तो आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस समय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि आपको एफएमसीजी का आपको जीएसटी मैनेज करना है, ठीक बात है। बट हो सकता है कि ग्रेजुअली आपको साथ में क्या मैनेज करने के लिए बोल दिया जाए कि सर आप हमारे रिटेल बिजनेस का भी जीएसटी मैनेज करें। तो डियर हो सकता है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करें, हो सकता है कि आप उसको उस तरीके से हो सकता है अप्रिशिएट ना करें। देखेंगे, कॉमनली यूज्ड मेथड दैट मैचेस मैनेजर्स विद स्ट्रेटजी टू बी इंप्लीमेंटेड इंक्लूड्स ट्रांसफरिंग मैनेजर्स, डेवलपिंग लीडरशिप वर्कशॉप्स, ऑफरिंग करियर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, प्रमोशन, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। अब सवाल ये बनता है कि लेट्स से कि मुझे इन्होंने कुछ और काम भी करने को दे दिया जो मैं ओरिजिनली नहीं करता था,
मतलब लेट्स से मैं ओरिजिनली जो एक्टिविटीज परफॉर्म करता था वो थी ABC, इन्होंने कहा कि सर हमें स्ट्रेटेजी का इंप्लीमेंटेशन करना है, हमारे पास नए लोग नहीं हैं, तो आप एक काम करो, आप ABC तो मैनेज आप करते ही थे, आप एक काम करना, आप A B D और E मैनेज करना, मीन्स आप C मैनेज मत करो, आप D और E आप एडिशन में मैनेज करो। तो डियर फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये कह देना बड़ा आसान है, बट बीइंग अ मैनेजर, बीइंग एन एम्प्लॉय, क्या मेरे लिए इतना आसान होगा कि मैं D और E हो सकता है, ये हो सकता है कि मेरे लिए बिल्कुल मतलब नई चीजें हों, क्या मैं उसको इतनी आसानी से मैनेज कर पाऊंगा? नहीं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके एम्प्लॉयज, मैनेजर्स अगर नई चीजों को भी सही तरीके से डील कर सकें, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या क्या टूल्स हैं? ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है? सर जी, डेवलपिंग मींस ट्रांसफरिंग मैनेजर्स। मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि अगर आप इस चीज को बिल्कुल नहीं कर पाए तो आपको किसी और पोजीशन पे भेज दिया जाए और आपको जगह किसी और मतलब मैनेजर को लेकर आया जाए। डेवलपिंग लीडरशिप वर्कशॉप्स, मतलब कुछ इस प्रकार के मतलब वर्कशॉप्स वगैरह हैं जो कि आपको मींस जहां से आपको क्या मिल सके? डिफरेंस ट्रेनिंग मिल सके। ऑफरिंग करियर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, प्रमोशन कर दे आपका, जॉब एनलार्जमेंट हो जाए, जॉब एनरिचमेंट हो जाए, मीन्स ये वो रास्ते हैं जिसके थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअल के एप्टीट्यूड को इम्प्लीमेंटेशन टास्क के साथ वी कैन मैच, हम इसको मतलब साथ में वो नंबर ऑफ अदर guidelines can help ensure that human relationship facilitates rather than disrupts strategy implementation efforts। तो मेरी बात पर डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, ह्यूमंस की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स की वजह से स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन को क्या होना चाहिए? फायदा होना चाहिए, उसके लिए रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में बाधा उत्पन्न ना करे, परेशानी उसकी वजह से खड़ी ना हो। स्पेशली मैनेजर्स शुड डू अ फॉर्म ऑफ chatting and informal questioning to stay abreast of how things are progressing and know when to intervene. Managers can build support for strategy implementation effort by giving few orders, announcing few decisions, depending heavily on informal questioning and seeking to probe and clarify until a census emerges. Key thrust that needed should be rewarded generously and visible। तो डियर यहाँ जो मतलब लैंग्वेज है इसको आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं रखना, मतलब सिंपल सी बात इतनी है कि अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो जाए और ह्यूमन रिसोर्स की वजह से उसमें किसी भी तरीके का इशू ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे वही बातें लिखी है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको एक इनफॉर्मल बिहेवियर अपनाना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा फॉर्मल बिहेवियर नहीं अपनाना चाहिए। और आप क्या कर सकते हैं? इनफॉर्मल बिहेवियर अपना सकते हैं और आप फ्यू ऑर्डर्स दें, मतलब बहुत ज्यादा ऑर्डर्स वगैरह ना दें, अनाउंसमेंट्स भी बहुत ज्यादा ना करें, जो लोग काम कर रहे हैं उनको सही तरीके से अपना काम मतलब करने दें, उनके लिए बेवजह परेशानी ना खड़ी करें। और अगर आपको लगता है कि आपके ह्यूमन रिसोर्स सही तरीके से काम कर रहे हैं तो उनको क्लियरली उनको क्या करें? अवार्ड करें, मीन्स रिवॉर्ड करें, जो कि सही जो तो मतलब सही तरीके से उन लोगों को मतलब रिवॉर्ड करें। और तीसरा डियर, inadequate top management support for implementation activity, this is a very means serious thing। और इसकी वजह से डियर फ्रेंड्स स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन जो है वो बहुत बार फेल हो जाती है। हम आपके साथ ज्यादा डिटेल में देखेंगे चैप्टर नंबर 7 एंड 8 में। ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, टॉप मैनेजमेंट ने स्ट्रेटेजी बनाई और इसको अदर लेवल्स को हैंड ओवर कर दिया। मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेटेजी जिन लोगों ने फॉर्मुलेट की, उन्होंने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेशन के फेज तक रखा, उन्होंने अपने आप को इंप्लीमेंटेशन के फेज में इन्वॉल्व नहीं किया। उसका डियर इंपैक्ट ये होगा कि अगर स्ट्रेटेजी जिन लोगों ने फॉर्मुलेट की, अगर वो अपने आप को जरा सा भी इंप्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं करते, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डियर सक्सेसफुली उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं डियर, जिन लोगों ने स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट किया उनको अपने आप को एक्टिवली एंगेज करना पड़ेगा इंप्लीमेंटेशन एक्टिविटीज में भी, अगर वो चाहते हैं कि स्ट्रेटेजी सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पाए और ऑर्गेनाइजेशन को उसका रिजल्ट मिले। तो मेरे साथ साथ देख लें, inadequate support from the strategist का मतलब क्या हुआ? टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन एक्टिविटीज अंडरमाइन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो अगर टॉप मैनेजमेंट ने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी का इंप्लीमेंटेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ उन्होंने स्ट्रेटेजी मींस फ्रेम कर दी, इंप्लीमेंटेशन में अगर वो अपने आप को जरा सा भी इंगेज नहीं करते, तो डियर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुली इस वाली मतलब स्ट्रेटेजी को अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। Top management must be personally committed to strategy implementation and express this commitment in highly visible ways। मतलब ये कि टॉप मैनेजमेंट को क्या होना पड़ेगा? पर्सनली अपने आप को मींस इन्वॉल्व करना पड़ेगा स्ट्रेटेजी की इंप्लीमेंटेशन टास्क में भी। Strategist formal statement about the importance of strategic management must be consistent with the actual support and reward
and rewards given for activities completed and objectives reached. Otherwise, stress created by inconsistency can cause uncertainty among managers and employees at all. बस देखिए डिफरेंस, मतलब मुद्दे वाली बात बस मतलब इतनी है। लेट्स से हमारे लेट्स से डियर फ्रेंड्स एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, इन्होंने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर दी और हमें हैंडओवर कर दी कि लो सर हमने स्ट्रेटेजी बना दी, इसको इंप्लीमेंट कर दो। और रोज सुबह ये अपने फेसबुक में शेयर करते हैं कि मैं स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने में हर समय मीन्स अवेलेबल हूं, बट ये इंप्लीमेंटेशन एक्टिविटीज में कभी भी अपने आप को सही में इंगेज नहीं करते, बट ये कभी भी इंप्लीमेंटेशन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो उसका मतलब ये हुआ डियर कि ये बोलते कुछ और है, ये करते कुछ और है। मतलब ये जो बोल रहे हैं इसको ये विजिबली एक्सप्रेस नहीं करते, उसको ये सही तरीके से उस चीज को मतलब फॉलो अप नहीं करते। तो इसका इंपैक्ट ये होगा डियर फ्रेंड्स कि अगर जिन लोगों ने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की, अगर वो लोग इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा सा भी रोल अपना प्ले नहीं करेंगे तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी। मैनेजर्स को पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और उसका डियर इंपैक्ट ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी। तो देखेंगे मेरे साथ साथ, स्ट्रेस क्रिएटेड बाय इनकंसिस्टेंसी कैन कॉज अनसर्टेनिटी अमंग मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज एट ऑल द लेवल्स। मतलब पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या खड़ी हो जाएगी, अनसर्टेनिटी। परहैप्स द बेस्ट मेथड फॉर प्रिवेंटिंग एंड ओवरकमिंग human resource problem in strategic management is to actively involve as many managers and employees as possible in the. This approach builds understanding, trust, commitment and ownership and resentment and hostility. ये हुआ कि अगर इस वाले प्रोसेस में, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस में अगर आपने बहुत सारे लोगों को अगर आपने इंगेज कर लिया तो डियर फ्रेंड्स उन लोगों के बीच में क्या क्रिएट होती है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, ट्रस्ट क्रिएट होता है, कमिटमेंट क्रिएट होती है और ओनरशिप का भी ये मतलब सेंस आता है। और डियर फ्रेंड्स हॉस्टिलिटी जो होती है और जो मतलब रेजिस्टेंस होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। द ट्रू पोटेंशियल ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन रेसिड्स इन पीपल। तो आपको डियर फ्रेंड्स अच्छे से पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स ही है जो फॉर्मुलेशन का भी काम करता है और इम्प्लीमेंटेशन का भी काम करता है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो वो डियर फ्रेंड्स बिना ह्यूमन रिसोर्स के एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब एक्टिव उनके मीन्स पार्टिसिपेशन के बिना नहीं पॉसिबल होगा।